नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जुरावत, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एनएजी हरियाणा, मीणा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीणा क्लासेज के ये यूट्यूब चैनल आप सबको एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की सारी कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी कराने की कोशिश करेगा। मैथ रीजनिंग तो हम कंप्लीट करवाएंगे, उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट भी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा है कि इससे पहले एसएससी से पहले मैं बैंक में नौकरी करता था और जब बैंक के पेपर देते थे तब भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे और अदर कंपटीशन देखते थे, तब भी उसमें एक चीज़ नोटिस करते थे, बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है बैंक की, जिसको शब्दावली बोलते हैं, वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती थी और उनमें ऑप्शन इतने मिलते जुलते होते थे कि जिसकी वजह से हम गलत कर देते थे। आज भी होता है ऐसा ही कि बहुत छोटी होती है वो टर्मिनोलॉजी वैसे तो, लेकिन पता नहीं है तो वो छोटी बड़ी कुछ भी नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक में पूछी जाने वाली टर्मिनोलॉजी, बैंक की शब्दावली। एसएससी भी पूछ लेती है, रेलवे भी पूछ लेती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन बैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं, आप चाहो तो साथ के साथ नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना चाहो तो याद रख लेना। बाकी यूट्यूब चैनल पे तो ये वीडियो पड़ा ही रहेगा, आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अकेले ही इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाओ, अपने साथियों को भी इसके बारे में बताओ। चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आए तो, ऐसे नहीं, पसंद आए तो फिर लाइक करना, अदरवाइज आप कमेंट में बताना कि ये चीज़ मिसिंग है, इसको ठीक किया जाए, कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हम रोज यूज करते हैं वो एक वर्ड होता है एटीएम। बहुत से लोग इसको भी गलत कर देते हैं। छोटी एग्जाम में, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की जो एग्जाम होती है, इनमें कई बार ये पूछ लिया जाता है एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो अब सीख ले। ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। आजकल ये दो तरह की होगी, इसमें पैसे देने की भी होती है और डिस्पेंसर भी लगा होता है उसमें, और एक जमा करने का भी होता है, दोनों चीजें। दूसरे बात, इसके बाद में एक अल्फाबेटिकल है चीजें, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि याद रखने के लिए मैंने इनको अल्फाबेटिकल याद लिख लिया है। इसके बाद में है बाउंस ऑफ चेक, बाउंसिंग ऑफ चेक। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि चेक बाउंसिंग क्या होती है या बाउंसिंग ऑफ चेक क्या होता है। ये बैंक की टर्मिनोलॉजी है, जो बैंक में काम नहीं करते उनके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। बाउंस का मतलब होता है उछल के चले जाना, कुल मिला के कि इसका पेमेंट हुए बिना, जिस चेक का पेमेंट करने से बैंक मना कर दे। समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको 100 रुपए का एक चेक काट के दिया, आप क्या करोगे, आप अपने बैंक में ले जाके लगाओगे उसको। बैंक वाला क्या करेगा, मेरे अकाउंट में भेजेगा उसको, मेरे अकाउंट में देखेगा कि उसमें तो 100 रुपए है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उस चेक को वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वापस रिटर्न हो जाता है, उस चेक को चेक बाउंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार साइन मैच नहीं होते, कई बार सफिशिएंट फंड नहीं होता, पैसे नहीं होते उसमें, इस वजह से भी हो जाता है। कई बार वो चेक में हमने काट दिया, डेट वगैरह में करेक्शन किया है, साइन करना भूल गए। आजकल तो बाकी चीजों में तो करेक्शन अलाउ भी नहीं है, ठीक है। कई बार हो जाता है कि 3 महीने तक आपने चेक ही नहीं लगाया, उसकी डेट निकल गई। तो कई कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से अगर आपका चेक बैंक ने पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, मतलब कि पैसा देने से बैंक ने मना कर दिया, तो इसको चेक बाउंस बोलते हैं। इसके बाद में बैंक अकाउंट, नॉर्मल बैंक अकाउंट जो होता है ये आपका सेविंग अकाउंट के लिए ही यूज लिया जाता है। बाकी करंट अकाउंट भी होते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होते हैं, पर बैंक अकाउंट का जब भी यूज होगा जनरली सेविंग अकाउंट के लिए होता है। उसके बाद में जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी रेट्स, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होगी, देखो बैंक रेट कई तरह की होती हैं, सीआरआर अलग होती है, एसएलआर अलग होती है। बाकी बैंक रेट जो जनरल टर्म यूज की जाती है वो होता है कि इंडिया में खासकर जब रिजर्व बैंक
बहुत जल्दी जल्दी में हम इनको करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्ट ही पूछता है कि भाई बैंक रेट किसे कहते हैं। तो जब आरबीआई, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, कई बार पूछ लेता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्टेट बैंक लगा जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उससे ज्यादा पाला पड़ता है और हमको लगता है कि स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक होगा, लेकिन नहीं, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक नहीं है, आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है। हाँ, कई जगह पे जहां पे आरबीआई की शाखाएं नहीं है, वो सेंट्रल बैंक को, सॉरी, स्टेट बैंक को अथॉरिटी दे दी जाती है इस काम की कि भाई आप आरबीआई वाला काम आप करो, जिसको करेंसी चेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो असली सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो बैंक्स को उधार देता है, बैंक के पास मान लो पैसे कम पड़ रहे हैं किसी वजह से, तो उधार देता है, तो इसको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। इनको सीआरआर से, एसएलआर से, इनसे कंफ्यूज मत करना, वो आगे जैसे जैसे आएंगी उस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये सिंपल, आप इसको इतना सा याद रखो कि बैंक रेट अगर डायरेक्ट पूछता है तो ऑप्शन में भी ये मिलेगा कि सेंट्रल बैंक जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स को जो पैसा उधार देगा उस रेट को बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बार बार आप सुनते हो, बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट, जैसे कल परसों देख रहे थे कि भाई आरबीआई ने सीआरआर की रेट में 0.75 बेसिस पॉइंट की कटौती की। ये हमने सुन तो लिया, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, बेसिस पॉइंट क्या है। एक्चुअल में जब हम परसेंटेज होता है, 1% होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके 100 पॉइंट बना लिए जाते हैं। तो एक बेसिस पॉइंट की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0.01%, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, 75 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया कि इसने 0.75% की कटौती की है। आई थिंक क्लियर होगा। 1% को 100 भागों में बांट लिया और उसमें से जितने बेसिस पॉइंट, क्योंकि ये जनरली 0.25, 0.50, 0.75 इस हिसाब से परसेंट में चलता है, तो उसको बेसिस पॉइंट में क्लियर कट दिखते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.75 उन्होंने कम कर दी। अब उसके इम्पैक्ट ये वो हम बाद में जैसे जैसे चीजें आएंगी वो करेंगे। एक वर्ड आता है कोर बैंकिंग। देखो ये अब तो खैर नॉर्मल हो गया, लेकिन 12 साल पहले क्या होता था कि आपका जिस बैंक में खाता होता था उसी बैंक में आपको लेन देन करना होता था, क्योंकि दूसरे बैंक से, दूसरी ब्रांच से उसका कोई आपस में लिंक नहीं होता था, इंटरनेट से या इंट्रानेट से जुड़ी नहीं होती थी ब्रांचें। लेकिन अब क्या हो गया है, आप एक सिक्किम में किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो राजस्थान की किसी ब्रांच से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये इसको कोर बैंकिंग जो वर्ड है इसी के लिए है, जो मतलब एक ग्रुप ऑफ ब्रांचेज हैं, आपको किसी भी जगह अगर सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं तो इसको कोर बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है सीबीएस, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसको सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन मत बोलने लग जाना, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। कोर बैंकिंग का मतलब मैंने समझा दिया कि जैसे आपकी 5 ब्रांच है तो 5 में से किसी भी ब्रांच में आप, चाहे वो कहीं भी हो, इस अकाउंट है तो इसमें भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कोर बैंकिंग होता है। इससे बहुत सारे फायदे हो गए। आपको पता ही है कि आपको कैश लेके नहीं घूमना पड़ता। पहले अगर आपको कहीं भी बिजनेस के लिए जाना है तो आप बैग लेके घूमते फिरते रहते हो पैसा लेके, तो वो सेफ नहीं होता था। तो अब आसानी से आप बस चेक पकड़ा के वहां जमा करवा के आओ, यहाँ से विड्रॉ कर दो, वहीं से आरटीजीएस एनईएफटी सारा कुछ हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनर का इम्पोर्टेंट वो रहता है माइंड में, भाग के पूछता है, वो है सीआरआर। सीआरआर थोड़ा सा इस पे हम टाइम भी ज्यादा लगाएंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। ये क्या है? जो हमने सेंट्रल बैंक मतलब जो आरबीआई देखा, इसमें क्या था, पहले 1989 के आसपास मंदी आई थी। मंदी कैसी कि सारे बैंक डूबने लग गए थे। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक बार जैसे मान लो आपके पास एक बैंक है, बैंक में आप गए, बैंक के पास नकदी नहीं है, कैश नहीं है, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यार इसके पास तो पैसे ही नहीं है। दूसरे आदमी से जाके कहोगे कि बैंक में पैसे नहीं है, तो बाकी लोगों में क्या भय बैठ जाएगा कि बैंक में पैसे खत्म हो गए, तो सारे निकालने दौड़ पड़ेंगे। और जब सारे पैसे एक साथ निकालने दौड़ेंगे तो बैंक ने तो लोन दे रखा है ज्यादातर पैसों का, तो बैंक पैसे लौटा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक दिवालिया होने की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन और वो किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उस स्पेसिफिक टाइम में बैंक के पास नकदी नहीं थी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इस पे बहुत गहरा मंथन किया, बहुत लोग बैठे और उन्होंने अंदाजा लगाया कि 3% 4% के आसपास लोग होते हैं जो कभी भी कैश मांगने आ सकते हैं। आपका टोटल बिजनेस मान लो 1 लाख का है, तो आपको 3-4 हजार के आसपास लगभग इतना पैसा आपके पास रखना चाहिए। ठीक है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसका सिंपल सा मीनिंग वर्ड से निकालो कि इतना रिजर्व कैश आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अब ये टाइम पे रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। ये 4% के आसपास फ्लक्चुएट करता है, कभी 3.5 हो जाता है, कभी 4.5 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। इससे एक फायदा ये भी होता है कि मान लो महंगाई घटानी और बढ़ानी है, तो इस रिजर्व रेशियो को बैंक घटाता और बढ़ाता है। ठीक है। इसको घटाने बढ़ाने से क्या हो गया, मान लो बैंक ने इसको 3.5 कर दिया घटा के, तो इसके पास 0.5% पैसा और एक्स्ट्रा आ गया बैंक के पास कि वो लोन दे सकता है, मार्केट में लगा सकता है। और जब मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में लोगों के पास पैसा हो जाएगा, तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप आ जाएगी। तो जब मंदी की सिचुएशन आती है तो बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक क्या करता है, सीआरआर को कम कर देता है। लेकिन इतनी कम करता है कि बैंक भी बचा रहे। ऐसे नहीं कि इसको बिल्कुल ही खत्म करके 1% पे ले आएगा। अगर उसको और ज्यादा कुछ करने की है तो बैंक डायरेक्ट लिक्विडिटी बैंक को देगा, पैसे देगा कि भाई आप इस पैसे को भी बांट दो। पर सीआरआर से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती, नॉर्मल 3 और 4 की रेंज में ही रहता है। ठीक है जी। ये हो गया आपका सीआरआर। इसके बाद में एक एसएलआर और होता है। ये तो आपको नकद रखना है। नकद का मतलब क्या हो गया, या तो आपके पास पैसा होगा, या आपके पास डॉलर होगा, या आपके पास गोल्ड होगा। इन 3 चीजों को कैश में काउंट करता है बैंक। इसके अलावा आपके पास कोई आरबीआई के ड्राफ्ट रखे हैं, या कोई आपकी लिक्विडिटी के लिए कुछ और बाकी जो कागज पत्री रखी हुई हैं, उनको काउंट नहीं करते। ये वही पैसा काउंट होगा जो आप रेडी टू पे है, मतलब तुरंत उसको एनकैश करके घंटे 2 घंटे या 1 घंटे में आपसे लेन देन हो सके। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि इतना % किसी भी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना जरूरी है। अच्छा, अगर मान लो किसी बैंक के पास मान लो 4% रेट है, उससे कम हो गया, तो फिर बैंक क्या करेगा इस सिचुएशन में? जैसे मान लो इसके पास 1% कम हो गया, कोई मांगने वाला आ गया और उसने 1% पे कर दिया और इसके पास 3% ही रह गया, तो इसके ऊपर जो 1% रहेगा उस पे आरबीआई ब्याज लगाएगा। आरबीआई अपनी तरफ से दे देगा ये 1% और उस पे ब्याज लगेगा। और ये मुश्किल से 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे इतने टाइम में उसको बैंक को अपने को रिकवर करना ही करना होता है, चाहे वो किसी की एफडी तोड़े या किसी लोन से रिकवरी करे, या अपने पास जो भी गोल्ड है कुछ भी है उसको बेच के जैसे भी मैनेज करना है वो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये तो हो गया सीआरआर।
तो इसी के साथ एक टर्म और होती है SLR, वो भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं, वैसे तो अल्फाबेटिकली तो उसका नंबर नहीं आया अभी। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्पेलिंग मत देखना, स्पेलिंग छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, ये लगभग 20 से 22% के आसपास आरबीआई कहता है कि इतना पैसा आपको बचा के लोन देना है। ये तो कैश ही रखना है आपके पास, सीआरआर तो, और ये पैसा क्या है आपके बचा के रखना है। ये किस हिसाब से बचा के रखते हैं कि भाई आरबीआई के पास जमा करवा दिया और आरबीआई से रसीद ले ली इसकी 20% की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड की कॉपी रख दी। तो इस तरह की सिक्योरिटी की जो श्योर है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदा है तो वो तो कहीं जाने का नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से 20-22% ये भी प्लस माइनस करती रहती है आरबीआई जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये SLR रखना पड़ता है। तो लगभग 20 से 25% रुपया ऐसा होता है बैंक का जो हमेशा रिजर्व रहता है। ठीक है, 4% के आसपास तो बिल्कुल कैश होता है, और बाकी जो 20-22% है ये फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये महंगाई को कवर करने, बढ़ाने, घटाने के लिए होते हैं। मान लो महंगाई घटानी है, बहुत ज्यादा हो गई, 15% पे महंगाई चली गई, तो क्या करेंगे, तो आरबीआई क्या करेगी, ये रेट बढ़ा देगी दोनों, SLR बढ़ा देगी, CRR बढ़ा देगी। इसको बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, सब कोई अपना फायदा देखता है। आरबीआई के पास पैसा चला गया तो वो अपने मार्केट से कम आ जाएगा, मार्केट से पैसा निकल जाएगा, और जब मार्केट से पैसा निकल गया तो फिर लोगों के पास पैसे खर्च करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। कैसे खर्च करेंगे जब पैसा है ही नहीं। जब कम लोग पैसा खर्च करेंगे तो जो भी बेचने वाला है वो सोचेगा, एक तो 500 लोग खरीदने वाले खड़े हैं एक आइटम को, एक 20 लोग ही खड़े हैं खरीदने, तो 20 लोगों से फिर वो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जब हम रेट की बात करने लगे हैं तो 2 रेट होती है, समझ में आ गई। 2 रेट और होती है। कौन सी रेट होती है, एक होती है रिवर्स रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। एक होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जिस रेट पे बैंक, कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। कहीं सेंट्रल बैंक को, इस वाले सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक मत गिनने लग जाना जिसकी ब्रांचेस खुली होती हैं, वो सेंट्रल बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक। जिस रेट पे किसी भी कॉमर्शियल बैंक हो, वो चाहे एसबीआई हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, जो मर्जी बैंक हो, उसको पैसे देगा जिस रेट पे इनको आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा, वो बैंक रेट होगी आपकी रेपो रेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो सीआरआर कम हो रहा है, एसएलआर कम हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ रही है बैंक से। ठीक है, तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो। अब आप कहोगे कि बैंक रेट क्या है, फिर देखो ये चीज होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब है लगभग 24 आवर्स। थोड़े से टाइम के लिए अगर पैसा चाहिए बैंक को तो रेपो रेट पे पैसा मिल जाएगा, उसके बाद वो पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, लंबे टाइम के लिए चाहिए तो उसके लिए वो बैंक रेट यूज होती है। ठीक है, अच्छा फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे 4% आपको सीआरआर रखना है लेकिन पैसा हो गया 5%, हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया पैसा किसी बैंक के पास, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, तो इस पे ब्याज का लॉस है, पड़ा है हमारे पास, किसी काम का नहीं है। ठीक है, 1% एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को आरबीआई के पास जमा करवा देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये भी लगभग 24 घंटे के आसपास ही होती है।
इससे कम में अगर पैसा निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो बैंक रेट के हिसाब से रेगुलेट होगा। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर होंगी, इनमें ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें और डीप पढ़ने की जरूरत है तो आप कमेंट करना, मैं इस पे स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। 4 पे रिवर्स रेपो, रेपो, आपकी SLR, CRR और जो भी रेट्स हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो अभी तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, शब्दावली पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से इतना ही ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ग्रुप CD की जितनी भी एग्जाम होती है ग्रुप A के अलावा, उसमें इससे ज्यादा डीप में पूछता भी नहीं है वो, ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पूछ सकता है। तो इम्पैक्ट आपको सिंपल सा पता चल गया कि जो बैंक अगर रेट बढ़ाएगा, RBI अगर कोई रेट बढ़ाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। अगर देखो इस चीज को समझ लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का है। ये RBI है, ये बैंक है और ये आम पब्लिक है। कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मान लो RBI ने 1% रेट बढ़ा दी, अप कर दी, 100 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया, तो क्या होगा, बैंक बीच का आदमी है, इसके पास 100 रुपए थे, ठीक है। अगर इसने रेट बढ़ाई है तो बैंक नीचे देने के बजाय ऊपर देगा, बैंक को जमा करवाएगा, क्योंकि यहाँ रेट बढ़ गई, ठीक है। अगर ये बैंक के पास बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, यहां से पैसा निकलेगा, लोगों से लेगा। कैसे लेगा लोगों से, ये बैंक FD की रेट बढ़ाएगा, लोन की रेट बढ़ाएगा। FD और लोन की रेट बढ़ाने से क्या होगा, मान लो पहले आपको 7.5% ब्याज मिल रहा था किसी FD के ऊपर, अब ये आपको मान लो 8.5% से मिलने लग रहा है। पहले आप क्या सोच रहे थे कि मैं कोई मार्केट से कोई सामान, सोना वगैरह कुछ खरीद के रख लेता हूं, अब आप क्या सोचोगे, यार बैंक में डाल देता हूं ना, 8.5% ब्याज मिल रहा है, बैंक के पास पैसा आएगा ज्यादा। तो आप क्या करोगे, यहाँ जो आप सामान खरीदने वाले थे, गोल्ड खरीदने वाले थे मान लो, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, तो इसके तो ग्राहक कम हो गए ना। क्यों, क्योंकि ये पैसा जो इसमें लगना था वो पैसा तो बैंक में जा रहा है, बैंक के पास जाने लग गया, तो यहाँ पे ग्राहक कम हो जाएंगे। मान लो पहले 100 थे तो 20 ग्राहक भी कम पड़े, तो 80 ग्राहक रह गए। जब ग्राहक कम होंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी रेट भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 1% रेट घटी, लाखों करोड़ों में फर्क आता है इस चीज का, ठीक है, लाखों करोड़ों में फर्क आता है, ऐसे नहीं 100-200 में, तो हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1% रेट बढ़ी या रेट जो भी बढ़ी, तो उससे महंगाई कम होती है। जब गवर्नमेंट को महंगाई कंट्रोल करनी होती है तो इस तरह के मेजर लिए जाते हैं। अगर मान लो इसका उल्टा देखें, उल्टा कैसे, इसको 1% रेट कम कर दी, मान लो पहले 7.5% मिल रही थी, अब मिल रही है आपको 6.5%। किसी आदमी के पास पैसा था 5,000 रुपया, उसको पहले वो बैंक में जमा करवाने जा रहा था, क्यों, क्योंकि उसको 7.5% या 8.5% रेट अट्रैक्टिव लग रही थी, ठीक लग रही थी। लेकिन अब सोचेगा कि यार 6.5% में पड़ा रहेगा, लाख रुपया पड़ा है मेरे पास, तो साल भर में 6,500 रुपये मिलेंगे, क्यों ना मैं इसको गोल्ड में लगा दूं, 6.5% से तो ज्यादा दे ही देगा गोल्ड कम से कम, या और किसी प्रॉपर्टी में लगा दूं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसमें गोल्ड खरीदने के या और प्रॉपर्टी परचेज करने के या और किसी इन्वेस्टमेंट के ग्राहक बढ़ेंगे। जब ग्राहक बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं सरकार को प्लस माइनस करने के, लिक्विडिटी इंसर्ट करने के, ठीक है। महंगाई कैसे प्लस माइनस होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये SLR में भी कर सकता है, CRR में भी हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट में भी हो जाता है, रेपो रेट में भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई बैंकिंग, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो आप मोबाइल से, फोन पे से या पेटीएम से करते हो, जैसे भी, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में एक आता है EFT, वैसे इसको NEFT बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्ड EFT है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
ठीक है, जहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर से आप या मैनेजर बैंक वाला जो भी है क्लर्क ऑफिसर, वहाँ बैठे बैठे आप उसको चेक पकड़ाओ, आप वहाँ बैठे ही रहोगे, इतनी देर में कलकत्ता पैसा चला भी जाएगा। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद में एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी आ जाती है, कुछ खर्चे करने, मान लो अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसके फंड कमी है, तो इस सिचुएशन में क्या करती है गवर्नमेंट, बैंक से उधार मांगती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास जो पैसा है वो भी लिमिटेड है, उसमें से भी पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। तो बैंक बाकी जितने भी दूसरे बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, उनसे कहता है कि भाई अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो एक काम करो, आप ये पैसा हमको दे दो, हम इसके बदले आपको ये बॉन्ड दे देते हैं या जो भी आपको है उसका लेटर दे देते हैं, और आपको 1 साल बाद में इतने ब्याज के साथ ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैंक डेफिशिएट होता है, फिस्कल डेफिशिएट, जो बैंक गवर्नमेंट के पास पैसे की जरूरत आ जाती है, उसको हम फिस्कल डेफिशिएट बोलते हैं। अब होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आप हिंदी में याद रखो, महंगाई। बस इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आईपीओ। आईपीओ आपने कई बार जो शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगी, लेकिन जो भी नए लोग हैं उनको अंदाजा नहीं होगा इस चीज का। कई बार क्या होता है कि कंपनी होती है और कंपनी अपने शेयर बेचती है, मार्केट में डाल देती है। देखो शेयर का क्या मतलब है, सिंपल समझो इसको। पहली चीज तो शेयर का मतलब है आपकी हिस्सेदारी। कंपनी क्या करती है, अपने लाखों टुकड़े कर लेती है, जितने उसको शेयर, मान लो सबसे पहले इसमें कंपनी की कीमत डिसाइड होती है। कंपनी की कीमत मान लो अपने 1 लाख रुपए की फिक्स कर दी। अब कंपनी चाहती है कि हम इसमें 1 लाख पार्टनर हो जाते हैं, 1 लाख मैक्सिमम पार्टनर हो जाते हैं। मैक्सिमम का मतलब है कि 1 लाख तक पार्टनर होंगे, तो इस कंपनी के क्या होंगे, 1 लाख टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक एक टुकड़े का एक एक मालिक हो गया, 1000 रुपए का मालिक हो गया। एक शेयर की वैल्यू होगी 1000 रुपए, तो इसको 1000 को, सॉरी 1 लाख रुपए की कंपनी है तो 1 रुपए का हो गया, एक तरह से 1 रुपए का शेयर हो गया। ठीक है, तो या तो 1 रुपए का, पहले तो कंपनी अकेली मालिक है, सारे के सारे शेयर उसके पास रखें। अब मान लो इसको 100 जनों को बांट दिया। ठीक है, तो 100 जनों को बांटेंगे तो 1000 शेयर पर ऐड आ जाएंगे। कोई ज्यादा भी ले सकता है, कोई कम भी लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम शुरू में एक बार, सबसे पहले जब इसको बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी शेयर्स को, कई कंपनी अपना 50% शेयर बेचती है, मतलब आधा हिस्सा बेचती है, कई 10% शेयर बेचती है, इसका मतलब 10वां हिस्सा बेचती है, कई 25% मतलब 1/4 हिस्सा। कितना भी हिस्सा कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकती है। तो जब शुरुआत में सबसे पहले होता है तो ये आईपीओ निकालती है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में पब्लिक से कहते हैं कि भाई हमारे 1 लाख रुपए के हैं, हम, आप आधा हिस्सा खरीद लो, 50,000 में मिल जाएगा। ठीक है, अब आधा हिस्सा एक जना खरीद ले या 10 जने, 50 जने, जितने भी हों, मार्केट में निकालते हैं। मार्केट में निकालने पे एक रेट फिक्स करते हैं, भाई हम इस रेट पे दे रहे हैं मिनिमम। कई बार उस रेट पे बिक जाते हैं, कई बार उससे ऊपर रेट पे बिक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले बेचने की प्रक्रिया शुरू होती है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ। अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत है, आप नीचे कमेंट में डाल देंगे कि इस, आप जिस भी टॉपिक पे मेरे से कहोगे कि इस टॉपिक पे हमको डिटेल वो बनाओ, उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दें। ठीक है, एक वर्ड आता है फिर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल सा है कि जैसे किसी आदमी की जो कुल संपत्ति है वो तो 10 करोड़ की है,
उसमें आपके सारे असेट आ गए, जमीन आ गई, जायदाद आ गई, कंपनी आ गई, आपकी मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, जो भी है सारी, ये तो होती है नेटवर्थ आपकी टोटल कीमत। लेकिन उसमें से आपके पास खर्चा करने लायक कितना पैसा है, मतलब जिसको आप खर्च कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आपकी 10 बीघे जमीन पड़ी है तो उसको भी खर्च कर देंगे। आपकी वर्थ तो है, आपकी वो प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपकी लिक्विडिटी नहीं है। आपके जो बैंक में पैसा पड़ा है वो आपकी लिक्विडिटी है, आपके पास गोल्ड पड़ा है वो आपकी लिक्विडिटी है, आपके पास जो कैश पड़ा है वो आपकी लिक्विडिटी, मतलब रेडी टू एक्सपेंस, जल्दी से। हालांकि ऐसे तो आप कहोगे कि भाई जमीन को भी बेच के कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जब आप बेच दोगे, बेचने के बाद वो आपकी लिक्विडिटी हो जाएगी। तो जो भी, जिसको तरलता बोलते हैं, तरलता का मतलब है कि हमको जब जरूरत पड़ी हम उठा के उससे अपना काम चला सकते हैं, वो लिक्विडिटी होती है। अब 3 वर्ड आते हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम लोग। एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथिकेशन, और एक होता है मोर्टगेज। ठीक है, तो ये 3 वर्ड क्या कहते हैं, ये एक्चुअली अब तक तो हम ज्यादातर चीजें देख रहे थे कि भाई बैंक के आपस में थी। ये जब हमारा और बैंक का जब आपस में डिस्कशन होता है किसी बात को बैठ के, मान लो हमको लोन लेना है, तो हम लोन बैंक देगा हमको 3 चीजों के बेस पे दे सकता है बेसिकली। एक ऐसी चीज जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे धरती हो गई, मकान हो गई, कुछ भी इस तरह की। दूसरी होगी आपकी ऐसी चीज जो मूवेबल है, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, इस तरह की चीज है जो चल सकती है, चल फिर सकती है। तीसरी चीज होगी कैश, गोल्ड, इस तरह की। ठीक है, तो तीनों में किस केस में प्लेज होगा, किस केस में हाइपोथिकेशन होगा, किस केस में मॉर्टगेज होगा, ये थोड़ी समझने की होती है। और किस केस में क्या क्या चलता है। जब हम प्लेज की बात करेंगे, प्लेज के मामले में होता है कैश, एफडी, आपकी एलआईसी, कुछ इस तरह की चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जिसके अगेंस्ट हम लोन ले रहे हैं, मान लो ये एफडी है, इसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, तो ये एफडी किसके पास चली जाएगी, बैंक के पास। बैंक रख लेगा अपने पास और उसके बदले हमको क्या दे देगा, लोन। ठीक है, इसका मतलब जिसके अगेंस्ट हमने चीज ली वो बैंक के पास है और उसके अगेंस्ट हमको लोन दे रहा है। सेकंड चीज आती है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में क्या होती है, जो चीज जिसके ऊपर लोन मिल रहा है वो किसके पास होती है, ग्राहक के पास होती है, ओनर के पास होती है। इसका हम क्या देंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट, और ये मूवेबल होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, कार, मोटरसाइकिल, किसी ने अगर लोन लिया हो तो उस पे लिखा रहता है, जब आपकी आरसी बनती है, हाइपोथिकेशन टू फला बैंक। ठीक है, तो उस केस में आपकी ये हाइपोथिकेशन होती है, और लेकिन चीज आपकी ओनर के पास ही रहेगी। ऐसा नहीं बैंक के पास हम अपने लोन लिया, मोटरसाइकिल लिए, मोटरसाइकिल बैंक में जमा करवा दी, फिर हम लोन लेके क्या करेंगे भाई। तो उस केस में प्लेज नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, हाइपोथिकेशन। तीसरी चीज आती है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में क्या होता है, चीज जो होती है वो ओनर के पास होती है और डॉक्यूमेंट बैंक के पास होते हैं, लेकिन ये मूवेबल नहीं होती। जैसे आपका फ्लैट हो गया, आपकी कोई लैंड हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उस केस में क्या होता है, मॉर्टगेज। इसको इन केसेस में मॉर्टगेज लोन बोलते हैं, इन केसेस में हाइपोथिकेशन होता है, और इस केस में आपका प्लेज होता है। तो मेरे हिसाब से जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं, और कुछ जो चीजें बची हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी आपसे एक बहुत मतलब दिल से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर लगता है कि इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आई, इस पे डिटेल वीडियो होना चाहिए, एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो बताइए, तो मैं आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन आपके पास है, दबा दीजिए, नहीं तो थैंक यू।